नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी सर्कस कभी ख़त्म नहीं हुआ करता। तो मैं कुछ खबरें लेकर आया हूँ आपको पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी राजनीति में उथल-पुथल एक बार फिर से तेज़ हो रही है और कुछ इस तरह से कि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं आरिफ अलवी, उन्होंने कुछ नया ड्रामा शुरू कर दिया है अपना, जिसकी वजह से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अब बात करनी है आपसे रावी नदी को लेकर, जहाँ पर भारत का जो डैम है वो बनकर तैयार हो गया है और वहां पर पाकिस्तान के लिए जाने वाला पानी या पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक दिया गया है। गैर कानूनी उसमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ विद इन लॉज हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हुआ है। तो हम उस पर भी आगे बात करेंगे और थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, जो कुछ भी दिमाग में आ जाए। तो खैर, हम पहली बात शुरू करते हैं और पहली बात शुरू हो रही है गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन की। गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन के जरूरी क्या है कि भाई सबसे पहले अधिवेशन बुलाया जाए असेंबली का। असेंबली चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो। तो पहला काम क्या हुआ, प्रोविंशियल असेंबलीज बुला ली गई। सिंध में ऑलमोस्ट सरकार बनने की तरफ को जा रही है, वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स का चयन ऑलरेडी हो चुका है। सिमिलरली पंजाब में भी ये कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन मरियम नवाज शरीफ का जा चुका है। सिमिलरली सिंध में भी ये कार्रवाई हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 तारीख को और उसी दिन जो बलूचिस्तान वहां भी होने वाली है। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वहां भी 28 को, वो दोनों जगह पर 28 तारीख को ही असेंबली का अधिवेशन बुलाया गया है और उस दिन चीजें तय होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपको डिटेल उसकी भी और देता हूँ। तो ये हुई बातचीत शुरू। तो बात बात हम अपनी शुरू करते हैं पंजाब असेंबली में, जहां मैंने बताया कि जो मरियम नवाज शरीफ हैं वो बनने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर। ये रही मरियम, ये इस समय अपने जहाज में बैठे हुई हैं, तो आप समझ देख सकते हैं खिड़कियां जरा डिफरेंट किस्म की हैं। तो ये जाहिर है हवाई जहाज के अंदर का पिक्चर है उनका। तो मरियम नवाज शरीफ बनने जा रही हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब। और उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की घोषणा के साथ ही जाहिर है, मैं आपको कल ब्रीफली इशारा किया था कि इमरान खान की तबीयत खराब हो गई। वो तबीयत खराब होने लग गई है इतनी कि जो जेलर है, जो जो सुपरिंटेंडेंट है जेल के, अडियाला जेल के, जहां पर वो बंद है इस समय पर, उन्होंने एक खत लिख दिया है। खत पब्लिक हो गया है और खत में उन्होंने लिखा है कि भाई ये बंदा, यानी इमरान खान, अगर इसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी वो कह रहे हैं मेंटली अनस्टेबल आदमी है, इसका दिमाग खराब है, ये लोगों पे फाइलें फेंकता है, लोगों के ऊपर गाली देता है, लोगों पर हमले के लिए चल देता है। यहाँ तक कि उससे खुद सुपरिंटेंडेंट साहब भी नहीं बचे हैं। यानी कि सुपरिंटेंडेंट साहब भी गालियां सुन चुके हैं उनसे, झपटा झपट्टे भी मार चुके हैं वो ऑलरेडी सुपरिंटेंडेंट साहब के ऊपर। इसके अलावा पिछली बार जो गवाह आए थे, आपको याद हो, जो बुशरा बीबी के जो पहले पति हैं उनके, तो उन पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। आजम खान जो इनके सेक्रेटरी रहे हैं पहले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन पर हमला करने की कोशिश की जब वो गवाही देने के लिए आए थे। तो ये मतलब उनका बस चले तो वो सब पे हमला करते हैं। पॉलिटिकल हमला नहीं, मैं भौतिक शारीरिक हमले की बात कर रहा हूँ कि वो शारीरिक रूप से किसी पे भी हमला करने की हालत में इस समय मेंटली मौजूद है। और जिसकी वजह से मजबूर हो गए सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल कि उन्होंने सरकार को ये लिख दिया है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये आदमी अगर अपने आप को चोट पहुंचाता है या किसी और को, तो जाहिर है कि मतलब किसी और को पहुंचाएंगे तो जाहिर है उनको रोका जाएगा। लेकिन अपने आप को चोट पहुंचाने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? कोई अपना सर ही मार ले दीवार के ऊपर, या कोई अपना दीवार सरियों पे मार ले, तो कोई क्या कर लेगा? तो इस समय उनकी हालत बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही है इमरान खान की। इस समय कोई जिन्नात उनके काम नहीं आ रहे हैं। बकरा काटने वाली जो है वो खुद बंद है एक कमरे में आजकल। तो ये भी एक समस्या हो रही है पीछे, क्योंकि उनके लिए अब कोई यू नो जिन्नात बुलाने वाला नहीं है। सारे जिन्नात जो है वो न जाने कहाँ चले गए हैं। तो बुशरा बीबी जो है वो इस समय बंद है अब अपने घर में। यानी कि जो इनका घर है इमरान खान का 300 कनाल वाला, उसके एक कमरे में बंद है। जो वहां पर इनके मुलाजिम थे, यानी कि जो उनके सर्वेंट्स थे या जो पर्सनल स्टाफ था, वो सारे का सारा वहां से निकाला जा चुका है। सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं वो वहां पर हैं, क्योंकि उनके घर को बनीगाला जिसको बोलते हैं, उसको सब जेल करार दे दिया गया है। तो उस सब जेल बनाकर उनको वहां पर एक कमरे में रख दिया गया है। इमरान खान ने पिछले दिनों इसकी भी शिकायत भी की कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो भाई जेल है महाराज, वहां को टहलने के लिए थोड़ी सब वहां कोई जगह बनी हुई है। एक कमरे में आपको इतनी सुविधा दी गई है कि आप अपने घर के एक कमरे में बंद रहें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो मगर नहीं, इमरान खान चाहते हैं कि उनको भी उसी तरह से यू नो महारानी की तरह घूमने की इजाजत मिले पूरे मकान में 300 कनाल के। तो वो नहीं हो पा रहा है।
खैर, ये दूसरी तरफ जो परिवर्तन आता नजर आ रहा है वो ये कि शायद आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि जो जेल में तमाम सहूलियतें मिली हुई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियतें जो मिली हुई हैं इमरान खान को, प्रोबेबली उन पर रोक आने वाली है। तो ये भी आप मानिए कि होने वाला है। मगर इस बीच में जो अच्छा, और मैंने जहाँ बताया कि असेंबलीज जो 2 में ये तय हो गई हैं चीज़ें, अधिवेशन बुला लिए गए हैं, दैट इज़ पंजाब और सिंध। बची क्या? बलूचिस्तान और केपी। तो वहाँ पर 28 तारीख का अधिवेशन आना तय हुआ है। मरियम नवाज़ शरीफ, ज़ाहिर है मैंने बताया, पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, और केपी में जो चीफ मिनिस्टर जिसकी अनाउंसमेंट कर दी है इमरान खान ने, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, वो है, ये रहे जनाब, ये चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं केपी। सॉरी यार, ये फोटो गलत आ गया। ये एक्चुअली ये है तो फोटो सही, ये शाम के वक्त उनकी हालत होती है। ये देखिए शहद की बोतल है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। शहद की बोतल लेकर ये चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, आप देखते हैं मोबाइल का मुंह में पलटा हुआ है। मगर ये जो दिन के वक्त नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तब वो कुछ ऐसे दिखते हैं। इनका नाम है गंडापुर साहब। तो गंडापुर साहब जो है, ये एक्चुअली ये वाला फोटो जो है ना, गलत वक्त का लग गया है, शाम के वक्त का है जब वो लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गंडापुर साहब जो केपी के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो अब माना यह जा रहा है कि ये कतई बात नहीं मानेंगे केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जिसके चीफ मिनिस्टर, जिसके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं चाचू, ये रहे चाचू। तो चाचू बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और चाचू की बात सुनने के लिए केपी के प्राइम जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं है तैयार। यहाँ तक कि उन्होंने मौलाना के लिए भी कह दिया है, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहा हूँ, कि इसको तो पागलखाने में डाल देना चाहिए, बंदा ही पागल है। तो अब मुझे पता नहीं मौलाना साहब क्या करने वाले हैं, कि जैसी असेंबली बैठेगी तो वो केपी छोड़ भागेंगे या क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम, बट देखने की चीज होगी। मगर ये बंदा बौखला है, ये जो गंडापुर है, ये वाकई में गंडासा लेके पीछे भागेगा, मुझे लगता है मौलाना साहब के। तो मौलाना साहब शुड बी केयरफुल। एनीवे, तो गंडापुर साहब बनेंगे चीफ मिनिस्टर, और केपी ने तय कर रखा है इस चीफ मिनिस्टर के अंडर कि वो केंद्र की कोई बात नहीं मानेंगे। और ये अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि केंद्र सरकार के लिए काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पीटीआई, वो जाहिर है कि हर जो जो संसद है, यानी कि नेशनल असेंबली को चलने में वो दिक्कतें डालेंगे। नंबर है उनके पास, 92 के आसपास उनका नंबर है, तो अच्छा खासा नंबर है। वो पूरी तरह वहां हल्ला गुल्ला मचाएंगे, तो वो कार्रवाई में दिक्कत आएगी। प्लस अगर ये केंद्र सरकार की किसी भी इंस्ट्रक्शंस को केपी गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो वो एक बड़ी एनार्किक सी सिचुएशन पैदा होने की उम्मीद बनती जा रही है। और ये नजर आ रहा है कि अब पटल पर ये सीन बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि केपी में क्या होने वाला है। गंडापुर साहब अपना खेल खेलेंगे। दूसरा एक खिलाड़ी और, इमरान खान का बिल्कुल ओपनिंग बैट्समैन मान सकते हैं आप उसको। ओपनिंग बैट्समैन ये रहे इमरान खान के ओपनिंग बैट्समैन आरिफ अलवी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नया खेल खेल दिया है। उन्होंने 8 तारीख को जो चुनाव हुए हैं, तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक 21 दिन में, यानी कि 29 तारीख आखिरी दिन बनता है, कि उनको 21 दिन के अंदर नेशनल असेंबली के अधिवेशन को बुलाना होता है। तो इस बीच में पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री है, और जो नेशनल असेंबली का जो सेक्रेटरीट है, इन सब ने राइटिंग में भेज दिया है प्रेसिडेंट ऑफिस को कि आप 26 से 28 के बीच में कभी भी जो भी तारीख उचित समझे नेशनल असेंबली का अधिवेशन बुला लें, और उसमें ताकि हम बाकी की जो कार्रवाई हो शुरू की जाए, इन द सेंस कि मेंबर्स अपनी ओथ लेंगे, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होना है वो होगा, प्राइम मिनिस्टर का फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद में सरकार अपनी कैबिनेट बनाएगी, फिर नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो शुरू होगा। लेकिन जनाब आरिफ अलवी साहब ने मारी है यहाँ पर एक गुगली, और गुगली क्या है, मैं तो नहीं बुला रहा जो मैं असेंबली का सेशन ही नहीं बुलाता। अब मजे की बात क्या है, आपको दोस्तों पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की एक खास बात बताऊं, इसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। जहां वो साइलेंट हो जाता है, वहां पर फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। इंटरप्रिटेशन करेगा अटॉर्नी जनरल, फर्दर ऑन सुप्रीम कोर्ट। जहां तक अगर नेशनल असेंबली चुनाव के बाद में नेशनल असेंबली को बुलाने के काम को अगर आरिफ अलवी साहब या प्रेसिडेंट नहीं बुलाता है अधिवेशन, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है, इस पर पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह खामोश है। पूरी तरह खामोश है, उसको लेकर वो कुछ भी नहीं कहता। यानी कि यहां पर एक बार फिर से इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश पैदा हो जाती है, जहां पर रोल आ जाता है
अटॉर्नी जनरल का, और अगर उस पर कोई डिस्प्यूट आता है तो जाहिर है बात फिर वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पर चली जाती है। तो अब जाहिर है ये बैठ जाएंगे, और 29 से पहले पहले मतलब जो जिसमें लीवे हो सकता है वो यही कि अपनी बात रखते हुए आरिफ अलवी साहब 29 तारीख की तारीख देंगे, तो मैं 26-28 को नहीं बोला था, मैं तो 29 तारीख को बुलाऊंगा। तो ये कुछ बात उस तरह की है कि हम लोग जब, मैं आपको बड़ा बड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग छोटे बच्चे थे जब वो वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, तो उसमें अक्सर दो टीमें होती हैं, शर्त लग जाती है, उनका जो टीम हारेगी दूसरी टीम को कोका कोला पिलाएगी। अब जरा सोचिए कि वो कोका कोला हमारे जमाने में 80s में सब लोग तो कोका कोला जो पीते थे। हमारे में से एक जाट था, बोला, वो कहता मैं तो रिमझिम पीऊंगा, कोक नहीं पीऊंगा। तो उसके लिए तो वो हमारे बहुत पॉसिबल है कि आरिफ अलवी साहब कहे मैं 26-28 में नहीं बुलाऊंगा, मैं तो 29 को बुलाऊंगा, तो बहुत पॉसिबल है कि 29 को बुला लो। ये लीवे हो सकता है वहां पर, क्योंकि 29 आखिरी तारीख है। अगर 29 को नहीं बुलाते हैं तो फिर क्या होगा, रोल ऑफ, फिर मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि असेंबली को बुलाया नहीं जा सकता है, सेशन नहीं बुलाया जा सकता है, वो बुला लिया जाएगा। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े करने की बड़ी सी कोशिश है एक बार फिर से आरिफ अलवी साहब की। याद रहे आरिफ अलवी का टेन्योर 8 सितंबर को खत्म हो चुका है। ये इस समय एक्सटेंशन पर है, क्योंकि चुनाव अभी होना है राष्ट्रपति का चुनाव 4 मार्च के लिए तारीख दी जा चुकी है कि 4 मार्च को उसका चुनाव होना है। तो ये टेम्परेरी बैठे हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति आप इनको कह सकते हैं, जो इस समय पर इस तरह का अड़ंगा डाल रहे हैं। तो मित्रों, मुझे आरिफ अलवी का भविष्य नजर आ रहा है खतरे में, और खतरे से इस तरह से क्योंकि ये जो हरकत इन्होंने की है, ये संविधान को तोड़ने की है। यानी इसके मतलब कुछ और भी है, और वो क्या, कि भाई साहब गद्दी से हटने के बाद, यानी राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद में, या तो आरिफ अलवी साहब भागेंगे और कहीं विदेश की तरफ निकलेंगे, बिल्कुल पतली गली से कटैक, और अदरवाइज भाई साहब ये मुकदमे लड़ेंगे अपने, जो इनके खिलाफ लॉन्च होंगे, और वो होंगे संविधान तोड़ने के, यानी आर्टिकल 8 के ये बन जाएंगे कैंडिडेट। तो देखना ये है कि आरिफ अलवी के साथ क्या होता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की मोहब्बत में अपने गले में एक बहुत भारी पत्थर डाल लिया है, जिसका वजन शायद वो देर तक न उठा पाए। इसका इसका परिणाम उनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। एक आपको याद है जब वो आईएसआई के चीफ की अपॉइंटमेंट की बात आई थी, और बाजवा ने इनका नदीम अंजुम का नाम जो है दिया था, और इमरान खान ने मना किया था। मुझे याद है हमारे एक जो पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एजाज नहीं, ऐसे नहीं, उनका क्या नाम था, ओ ला एकदम से मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है, खैर, मगर उनका एक सेंटेंस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये था कि उन्होंने कहा था उस समय नेशनल टेलीविजन पे, दिस इज सीरियस, दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। एंड यकीन मानिए कि ये जनाब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जो बाद में जर्नलिस्ट बन गए थे, असल में इनको मिलिट्री का पोस्टर बॉय कहा जाता है, तो उनके बड़े अच्छे कनेक्शंस रहे हैं। तो अपेरेंटली द गाय न्यू व्हाट इज अबाउट टू हैपन, एंड ही सिंपली सेड, जिस तरह से, जिस टोन में उसने मुझे कहा था, आई न्यू देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन देयर। तो जाहिर है बाद में नजर आया कि कितना गलत था, कितना सही था, और उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, मगर कॉन्सिक्वेंसेस हुए सीरियस। सिमिलरली मुझे इस केस में भी नजर आता है, आरिफ अलवी साहब, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, दिस इज सीरियस व्हाट you're doing anyway। तो दिस इज, लेट्स मूव ऑन फर्दर फ्रॉम देयर। और ये जो होगा सो होगा। नई खबर क्या है? नई खबर ये है कि आईएमएफ ने इस बीच में मोरलेस कंफर्म कर दिया है कि दे विल वर्क विद द गवर्नमेंट, एंड मोरलेस तय है कि इनको वो 6 बिलियन की जो 3 साल की का जो लोन मिलना है वो हो जाएगा इनका। आई थिंक 26 कंडीशंस थी, 25 इन्होंने मीट कर ली है। एक का इन्होंने वादा ये किया हुआ है कि जैसे नेशनल असेंबली आती है एग्जिस्टेंस में, तो 26वीं कंडीशन भी मान ली जाएंगी। तो उसके बाद जो कुछ होना है वो एक अलग किस्सा है, यानी कि जो 60% गैस के रेट बढ़ने जा रहे हैं, 40% इन्फ्लेशन कहाँ का कहाँ जाएगा, आम आदमी की क्या हालत होगी, इस सरकार की क्या हालत होगी, इस सरकार को कितनी मार पड़ेगी, कितनी गालियां पड़ेंगी, ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये सारे वो सवाल है जो बिल्कुल खुले हुए हैं। ये सवाल ओपन है, और इन पर मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है। मुझे मालूम है कि ये सरकार का बेड़ा गर्क होगा, ये सरकार मार खाएगी, ये सरकार गालियां खाएगी, और ये सरकार 1 साल पार करना मुश्किल कर लेगी अपने लिए। ये सरकार बमुश्किल एक साल पार करेगी। तो खैर, ये
अलग, और इसके बदले में जो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट ये लोग करेंगे, उसकी कोई भरपाई नहीं है, वो पॉलिटिकल कैपिटल वापस नहीं आने वाली। दिस पार्टी विल बी हर्टिंग, यू नो, टू कम बैक टू पावर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट मच आई कैन टेल यू। खैर, ये आप देखें कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट याद रखिए जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है पीएमएलएन के लिए। खैर, बट ये चॉइस उन्होंने खुद की है। शेरवानी पहनने की जिद शहबाज शरीफ की है। नो, ही हैज एवरी राइट टू डू दैट, एंड नो डाउट इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको घेरने में कोई कमी नहीं की है। जिस किस्म से कमिश्नर का जो एपिसोड हुआ है, अपेरेंटली इट सीम्स कि वो सारा का सारा ड्रामा था, और उनको धमकाने का तरीका था कि या तो दोनों के दोनों, यानी कि जरदारी और नवाज शरीफ की पार्टी, बैठ के चुपचाप सरकार बना लो, वरना जो तुम्हारी सरकारें बनने जा रही हैं प्रोविंसेस में, वो भी गई, तो फिर हम आएंगे। क्योंकि कमिश्नर साहब ने कह ही दिया था कि इलेक्शन सारे के सारे फ्रॉड है, हमने किए फ्रॉड, लो जी। तो मतलब अगर एक बार इलेक्शन को फ्रॉडुलेंट अनाउंस किया जाता, तो फिर चारा कुछ नहीं बनना, दोबारा इलेक्शन कराने की औकात नहीं है। यानी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वही चलती रहती है, मोहसिन नकवी वाली, चलाओ इसी को चलाओ, और ऐसे ही 6-8 महीने और निकाल दो, और 6-8 महीने बाद किसने देखा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये अपेरेंटली सीम्स कि इनको घेर के इनसे सरकार बनवाई जा रही है। न तो नवाज शरीफ इसको लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है कि ये सरकार कुछ परफॉर्म कर पाएगी, और बाकियों को तो कहना है क्या। एक सोल गेनर इस तमाम तमाशे का, जो एक सोल गेनर है, वो है पीपीपी, जरदारी साहब, उनकी पार्टी, उनकी फैमिली। दैट्स द ओनली गेनर विच इज देयर। सबसे ज्यादा गेन उन्हीं को होने वाला है फेस लूज करने में। शायद एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक नवाज शरीफ की पार्टी तो जाना ही जाना है, ये तो दे सीम टू बी on the way to be kicked. That's it. By everybody, people and establishment both. खैर, आप देखिए आगे क्या होता है। ये एक गेम आगे चलने जा रहा है, ये मैंने आपको सिनेरियो पेंट कर दिया। अब देखिए एक और खबर, वो है जो आईएमएफ की, जो मैंने बताया कि वो सब कुछ होने जा रहा है 6 बिलियन 3 साल के लिए, और वो सब ड्रामा। कंडीशंस क्या होंगी, जाहिर है अप्रैल में नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे उसके, या हो सकता है मार्च में शुरू हो जाए, और फिर वो चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। मगर लोन एज सच एग्रीड अपॉन है, उसकी कंडीशंस ये लोग हाथ जोड़ के मानेंगे। जो कुछ भी आईएमएफ कहेगा, लो भैया तो भरोसे, चलो जैसे कहोगे वैसे करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, बात के नहीं। तो ये सिचुएशन है। इस बीच में एक और डेवलपमेंट, जो एक आपको मालूम है कि पंजाब में हमारी 5 नदियां होती हैं ना, तो जो शाहपुर कांडी जो हमारा डैम था, शाहपुर कांडी डैम बन गया है, बनकर तैयार हो गया है, और उससे क्या हुआ है कि रावी नदी का जो पानी है, जिसका लगभग 1150 क्यूसेक वाटर जो है, वो हम पर एनम पाकिस्तान में जाता था, और वो पाकिस्तान यूज नहीं कर पाता था। बेसिकली वो ऑल दैट वाटर वाज गोइंग टू द सी, बेसिकली वो वेस्ट था सारे का सारा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि भारत ने उस पानी को इस डैम के जरिए बचा लिया है। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर दैट साइड नाउ, और अब इस पानी को हम यूज कर सकते हैं, चाहे हमें कश्मीर के लिए बिजली बनानी है या कुछ भी करना है, प्लस चाहे वो इरिगेशन के लिए हमें यूज करना है कश्मीर की, तो ये पानी जो है वो हम अब कश्मीर में यूज कर पाएंगे, कश्मीर के किसानों के लिए यूज कर पाएंगे, वहां पर जो भी एग्री प्रोडक्ट्स हम डेवलप करना चाहते हैं उन पे यूज कर पाएंगे, या इंडस्ट्री के लिए अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है उसके लिए वाटर चाहिए, वो सब हो पाएगा, कुछ भी हो। और कुछ नहीं तो पन बिजली बनेगी इससे। तो मित्रों, ये सारा सीन है जो चल रहा है। इसमें गलत कुछ भी नहीं, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हमने कोई पाकिस्तान से दुश्मनी करके ये ले लिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि अगर आपके यहाँ से, यानी कि आप अपर रिपेरियन में हैं, और वहां से आपका जो पानी नीचे जाता है, और नीचे वाला उसको यूज ना करके वेस्ट कर रहा है या बाहर बहने दे रहा है, तो जो अपर रिपेरियन है उसके पास हक है कि वो उस पानी को इस्तेमाल करे। और वो पानी यही है जो वेस्ट हो रहा था 1150 क्यूसेक पर एनम, उसको अब भारत रोक रहा है इस डैम के साथ, और उसको इस्तेमाल करेगा अपने अपने किसानों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उस हिस्से के लिए। तो मित्रों, ये थे आज के थोड़े से अपडेट जो मुझे लगा आपसे शेयर करने हैं, और बाकी हम लोग मिलते हैं सवेरे अगले व्लॉग में। एंड मैं उम्मीद ये करता हूँ कि तब तक शायद और डेवलपमेंट्स हो रही होंगी जिन पर हम बात करेंगे। कुछ और विषयों पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हैं जिन पर बात करनी है, उन पर कल सुबह बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी से फिर वही पुरानी दरख्वास्त, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कल सोमवार है, याद रहे, कल शाम को 8 बजे हमारे साथ सुमित पी भाई होंगे, और हम
ज़ाहिर है फिर वो मुद्दे उठाएँगे जो कल के लिए रेलेवेंट होंगे। कल शाम 8 बजे हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कल सवेरे मैं आपसे खुद मिलूँगा। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।